नमस्कार, आप सभी का रेडियो स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन साइंस क्लास में स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो कक्षा 10 के विज्ञान विषय में मानव श्वसन तंत्र पाठ 2 मानव श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं। सामान्य रूप में श्वसन किसे कहेंगे? संपूर्ण जीव के आधार पर अगर अपनी बात करें तो श्वसन किसे कहते हैं कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को वातावरण में छोड़ देने की जो क्रिया है उसे क्या कहेंगे? श्वसन कहते हैं। तो यहाँ पे संपूर्ण जीव के आधार पर श्वसन किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे? पर्यावरण या वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करना व CO2 को शरीर से निष्कासित करना यानी निकाल देना, निष्कासित करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिए, श्वसन किसे कहेंगे? ऑक्सीजन और जो CO2 गैसें हैं इनका जो आदान प्रदान है वही क्या है? श्वसन है। तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि गैसों, कौन कौन सी गैसें हैं? O2 और CO2, गैसों के विनिमय की प्रक्रिया, गैसों के विनिमय की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। दो तरह से बता सकते हो, गैसों के आदान प्रदान या विनिमय की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, या फिर आप यह कह सकते हो कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को त्यागने की जो क्रिया है उसे क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। ये जो परिभाषा की बात करें तो ये संपूर्ण जीव के आधार पर परिभाषा है। अगर कोशिकीय स्तर पर बात करें कि श्वसन किसे कहते हैं तो क्या होगा? कोशिकीय स्तर पर श्वसन की बात करें, कोशिका के स्तर पर श्वसन किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो उसकी परिभाषा आपको क्या लिखनी है? खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण और ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया, ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इसे इस तरीके से समझिए कि जैसे भोजन का पाचन होगा, पाचन के फलस्वरूप ब्लड के द्वारा संपूर्ण कोशिकाओं को जो उसके पोषक तत्व है, भोजन में जो पोषक तत्व है मुख्यतः जैसे ग्लूकोज है वो संपूर्ण कोशिकाओं को पहुंचा दिया जाता है। उस ग्लूकोज को तोड़ना श्वसन एक क्या है? अपचय प्रक्रिया। उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना अनिवार्य है। उस ग्लूकोज का जब तक ऑक्सीकरण नहीं होगा यानी उससे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि प्रत्येक कोशिका को अपने कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और उसी ऊर्जा को पूरा करने के लिए जो पचे हुए भोजन है उसके साथ ऑक्सीजन का मिलना अनिवार्य हो जाता है। तो उसी ऑक्सीजन को लेने के लिए नासिका से अपने को क्या है? प्राणवायु यानी ऑक्सीजन ग्रहण करनी पड़ती है। जैसे ही वो ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचेगी तो उस ग्लूकोज को क्या कर देगी? CO2 प्लस जल और उसके साथ कुछ ऊर्जा के रूप में भी बदल देती है। एक बार फिर देखिए कि जैसे ही ऑक्सीजन कोशिका के अंदर पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी? नासिका, नासिका से होते फेफड़े, फेफड़ों से किस में पहुंच जाती है? ब्लड, और ब्लड के द्वारा उस कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जाएगी जहां उस ग्लूकोज का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा और उस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनेगी? कुछ मात्रा में CO2, उसके साथ जल और ऊर्जा मिलती है। और ये जो ऊर्जा होती है वो ATP के रूप में होती है जो कोशिका के द्वारा अपने कार्यों में काम में ली जाती है। और जो CO2 है वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। CO2 का शरीर में कोई काम नहीं, तो वो फेफड़ों के द्वारा वापिस नासिका के से रास्ते से होते हुए वातावरण में छोड़ दी जाती है। यही प्रक्रिया क्या है? श्वसन है। ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को वापिस नासिका के द्वारा वातावरण में छोड़ देने की प्रक्रिया ही श्वसन। तो आगे देखते हैं अपने मानव श्वसन तंत्र
कि श्वसन की प्रक्रिया में यानी कि ऑक्सीजन लेने और CO2 छोड़ने की जो इस प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जितने भी अंग जो काम में आएंगे, जो अंग काम में आते हैं, वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं, मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव श्वसन तंत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। अपने इसका अध्ययन जो करेंगे वो 3 भागों में अध्ययन करेंगे। पहला भाग है ऊपरी श्वसन तंत्र। पहला भाग कौन सा है? ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें कौन कौन से अंग आते हैं? पहला नासिका, दूसरा मुख, तीसरा ग्रसनी और चौथा है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, ये 4 अंग ऊपरी श्वसन तंत्र में आते हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं, नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र। नासिका क्या है? नोज। पापा ये किसके चित्र बनाए हैं? बेटा ये फेफड़े हैं जो श्वसन में काम आते हैं। फेफड़े अपने श्वास लेते हैं ना, उसमें काम आते हैं। एक बार इधर, नासिका, नोज, मुख को क्या कहेंगे? माउथ, फेरिंग्स और लेरिंग्स। देखिए ऊपरी श्वसन तंत्र, नासिका। ऊपरी श्वसन तंत्र में पहला कौन सा अंग आया? नासिका। एक जोड़ी जो छिद्र है नासा छिद्रों के द्वारा ये खुलता है। किसके द्वारा खुलेगा? नासा छिद्रों के द्वारा यह है बाहर की तरफ खुलता है और इसी नासा छिद्रों के द्वारा क्या है? ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, जो कि नासा छिद्र आगे चलकर क्या है? नासा गुहा या नासा कपाट के रूप में होते हैं। नासा गुहा या नासा कपाट के रूप में होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सूक्ष्म रोम होते हैं, सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं और श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। सूक्ष्म रोम और क्या पाई जाती है? श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। वो जो श्लेष्म ग्रंथियां क्या करती है कि जो वायु के साथ जो धूलकण या हानिकारक जो सूक्ष्म जीव है उनको किसके अंदर रोक लेता है? नासा गुहा के अंदर रोक लेता है। उसके आगे की जो शुद्ध हवा है वो किस में चली जाती है? ग्रसनी में। ग्रसनी का जो पहला भाग है नासा ग्रसनी के अंदर चली जाती है। नासिका के बारे में फिर देख लीजिए। नासिका क्या है? एक प्राथमिक श्वसन अंग है। नासिका क्या है? प्राथमिक श्वसन अंग है। प्राथमिक श्वसन अंग है जो एक जोड़ी नासा छिद्रों के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। और नासिका का जो कार्य क्या है? वो वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना है। मुख, दूसरा है मुख। यह भी क्या है? श्वसन अंग का ही कार्य करता है, परंतु द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में। सर्दियों के दिनों में जब नाक यदि बंद हो जाए तो अपने श्वास है यानी ऑक्सीजन ग्रहण किसके द्वारा कर सकते हैं? मुख के द्वारा कर सकते हैं। मुख और नासिका से श्वसन क्रिया में सिर्फ एक ही अंतर है कि जो नासिका से श्वसन की जो क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उसमें क्या होगा? शुद्ध वायु फेफड़ों के अंदर जाएगी। और जो मुख के द्वारा जो श्वास लिया जाता है यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, वो क्या होती है? उतनी शुद्ध नहीं होती, यानी कि हानिकारक सूक्ष्म जीव उसके अंदर मुख के द्वारा रोक नहीं पाते और वो सीधे किस में चले जाते हैं? श्वास नली के अंदर चले जाते हैं। चलिए 2 हो गए। अब देखते हैं ग्रसनी। कि श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का संयुक्त भाग है ग्रसनी। ग्रसनी देखिए, ये जो पार्ट है आपको ग्रसनी दिखाई दे रहा है। मुख गुहा, ये नासिका गुहा और यहां से मुख, ये यहां से क्या आते हैं? मुख गुहा और ये नासिका गुहा। तो ये मुख गुहा और नासिका गुहा का जो ये संयुक्त भाग है, ये इतना, ये क्या है? ग्रसनी है। ये संयुक्त भाग यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है? ग्रसनी। क्या है ये? ग्रसनी। अब ग्रसनी 3 भागों में होती है। देखिए तीनों भाग कौन से हैं? जो पहला भाग जो नासिका जिस इस नल ग्रसनी में खुलती है उसे कहते हैं नासा ग्रसनी। क्या कहेंगे? नासा ग्रसनी। मुख के सामने वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? मुख ग्रसनी। क्या कहलाएगा? मुख ग्रसनी। और कंठ वाला भाग क्या कहलाएगा? कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। तो तीनों भाग याद कर लेना। ग्रसनी के 3 भाग है, नासा ग्रसनी। मुख से जो हवा लेंगे वो किस में जाएगी? पहले मुख ग्रसनी। और तीसरा भाग है कंठ ग्रसनी या इसे अधोग्रसनी भी कहते हैं।
अधोग्रसनी। ग्रसनी 3 भागों में बटी होती है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। तो वायु देखिए, नासिका से वायु किस में जाएगी? नासा ग्रसनी। नासिका से वायु किस में जाएगी? नासा ग्रसनी से। नासा ग्रसनी से मुख ग्रसनी में, और मुख ग्रसनी से कहाँ जाती है? कंठ ग्रसनी। ग्रसनी है उसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण रचना पाई जाती है, एपिग्लोटिस। क्या पाई जाती है? एपिग्लोटिस, जिसे क्या कहेंगे? गाटी ढक्कन। एपिग्लोटिस या गाटी ढक्कन पाया जाता है। ये कैसे होता है? देखिए कि ये जैसे ग्रसनी है, इसके आगे क्या होता है? ये ग्रासनाल हो गई 2, और इधर ये क्या हो गई? श्वासनाल हो गई। तो यहां ये ग्रसनी से जो भोजन आएगा, ये मुख से जो भोजन आता है ना, यहां से इस तरह से मुख से जो भोजन आएगा वो किस में जाना चाहिए? ग्रासनाल। इसलिए यहां पर क्या पाया जाता है? घाटी ढक्कन पाया जाता है, जो कि श्वास नली को रोक देता है और भोजन किस में चला जाता है? ग्रास नली में। और ये वायु आएगी तो ढक्कन है या एपिग्लोटिस है, ये हट जाता है और वायु है किस में चली जाती है? श्वास नली के अंदर चली जाती है। तो ग्रसनी में क्या पाया जाता है? घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस पाया जाता है। घाटी ढक्कन या क्या पाया जाता है? एपिग्लोटिस पाया जाता है। इस एपिग्लोटिस क्या करता है कि भोजन के दौरान या भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। भोजन को किस में रोकेगा? श्वास नली में जाने से रोकेगा, रोकता है। उसके बाद देखते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र में स्वर यंत्र। चौथा भाग कौन सा पढ़ा आपने? स्वर यंत्र। स्वर यंत्र क्या है? 9 उपास्थियों से मिलकर बनी हुई संरचना है। चौथा पार्ट क्या है? स्वर यंत्र। इंग्लिश में क्या कहेंगे? लैरिंक्स। स्वर यंत्र या लैरिंक्स जो कंठ के अंदर पाया जाता है। ये यहाँ पर ये देखो इस तरह से अपनी रचना बनाई है। ये क्या है? स्वर यंत्र। स्वर यंत्र मुख्यतः याद रखना है आपको, कितनी उपास्थियों से मिलकर बना है? 9 उपास्थियों से मिलकर बनी हुई रचना है। 9 उपास्थियों से मिलकर बनी हुई एक रचना है जो क्या कहलाएगी? स्वर यंत्र। दूसरा स्वर यंत्र के बारे में क्या बात याद रखोगे? ये स्वर यंत्र है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? स्वर रज्जु पाए जाते हैं। स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जिनके अंदर से जैसे ही वायु जाएगी, इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जिनके अंदर से जैसे ही वायु जाएगी तो उन स्वर रज्जुओं में क्या होता है? कंपन होता है। उन स्वर रज्जुओं में कंपन होगा और उसी कंपन के कारण क्या होते हैं? ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी कंपन के कारण जो अपने आवाज बोल रहे हैं वो आवाज उत्पन्न होती है। तो स्वर यंत्र के बारे में यही है। और जो ये स्वर यंत्र है, श्वास नली और ग्रसनी को बीच में पाई जाने वाली रचना, यानी कि इनको श्वास नली और ग्रसनी को जोड़ने वाली संरचना है। और भोजन के दौरान क्या होता है? जो एपिग्लोटिस है वो इस स्वर यंत्र का क्या बना लेता है? आवरण बना लेता है, यानी इसको ढक लेता है ताकि भोजन किस में चला जाए? ग्रासनाल में चला जाए। ऊपरी श्वसन तंत्र में क्या पड़ा है? नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। ये 4 जो भाग है वो ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें कौन कौन से अंग आएंगे? एक बार चित्र को देख लीजिए। स्वर यंत्र तक, इससे ऊपर यानी कि गले से जो ऊपर का जो श्वसन अंग में काम आते हैं, गले से ऊपर जो श्वसन अंग काम आते हैं वो सारे ऊपरी श्वसन तंत्र में। गले से नीचे और उधर से ऊपर यानी पेट से ऊपर, ये जो बीच का जो भाग है ये किसके अंदर आते हैं? निचले श्वसन तंत्र में। इसमें सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? श्वास नली। पहला भाग कौन सा है? श्वास नली, जिसे क्या कहेंगे? ट्रेकिया। क्या कहते हैं? ट्रेकिया, इंग्लिश में ट्रेकिया बोलते हैं। अब ये श्वास नली क्या है? ये वाला भाग यहाँ से, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सी आकार में ऐसे उपास्थिल छल्ले भी पाए जाते हैं। ये पूरा पूरा पार्ट क्या है? श्वास नली। श्वास नली। तो श्वास नली के बारे में पढ़ लेते हैं। श्वास नली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपको लिखनी है वो क्या है? कि यह कूट स्तरीय
स्तंभाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला से बनी होती है और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सी आकार के उपास्तिल छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सी आकार के उपास्तिल छल्ले पाए जाते हैं। और ये छल्ले क्यों पाए जाते हैं, ये छल्ले इसलिए पाए जाते हैं जो ताकि जो श्वास नली है वो चिपके नहीं, श्वास नली बंद नहीं हो जाए, यानी कि श्वास नली के संकुचन को रोकते हैं। ये इस तरह से ये जो श्वास नली है इसके अंदर इस टाइप में क्या पाए जाते हैं, उपास्तिल के छल्ले उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, श्वास नली को चिपकने से रोकने का काम करते हैं। बस आपको ये याद रखना कि जो श्वास नली को चिपकने से रोकने का काम करते हैं। और जो श्वास नली होती है वो स्वरियंत्र और श्वसनी को जोड़ने का काम करते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये है श्वास नली। श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाएगी। श्वास नली आगे चलकर कितने भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। तो यही दो भाग जो अपने निचले श्वसन तंत्र है उसका दूसरा भाग होगा श्वसनी। इन्हीं दोनों भागों का क्या नाम है, श्वसनी। चलिए अब अगला भाग देखते हैं, श्वसनी। निचले श्वसन तंत्र में पहला भाग कौन सा है, श्वास नली, यानी ट्रेकिया आपने पढ़ चुके हैं। श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है जिन्हें क्या कहते हैं, श्वसनी। जिन्हें क्या कहेंगे, श्वसनी, या इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। श्वसनी या ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बारे में या श्वसनी के बारे में मुख्यतः यही है कि यह प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी के रूप में पाई जाती है। प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी के रूप में बटेगी। इस तरह से ये श्वास नली आपकी, श्वास नली से क्या बट गए, श्वसनी। अब ये श्वसनी क्या होती है, जो पहली जो ये भाग है ये प्राथमिक श्वसनी, ये आगे चलकर क्या है, द्वितीयक श्वसनी और फिर तृतीयक श्वसनी। तो इस तरह से ये क्या है, आगे से आगे बढ़ती रहती है। यानी कि जो श्वसनी है वो प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी के रूप में अपनी अपनी तरफ के फेफड़ों में चली जाती है, अपनी अपनी तरफ के फेफड़ों में चली जाती है। तो ये फेफड़े क्या है, दो है। अपने जो मानव शरीर है उसके अंदर कितने फेफड़े पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं। ये दायां फेफड़ा है और ये बायां फेफड़ा। फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे जब इसके अंदर आगे आएगा। तो जो श्वसनी है वो अपनी अपनी तरफ के फेफड़ों में चली जाती है, जो कि प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी के रूप में विभक्त हो जाती है। तो श्वसनी के बारे में यही है। अब श्वसनी जो आगे है, जब तृतीयक श्वसनी बनेगी, श्वसनी आगे श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। श्वसनी आगे कैसे विभक्त हो जाएगी, श्वसनिकाओं में। तो तीसरा पार्ट क्या है, श्वसनिका। श्वसनिका ये क्या चीज होती है, देखो, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल, श्वसनिका। देखिए, श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बटी, ये श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बटी, उसे क्या कहा आपने, श्वसनी। श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी के रूप में फैलती रहती है फेफड़ों में। जो तृतीयक श्वसनी है वो भी आगे चलकर इसी तरह से एक जाल की रचना बनाते रहते हैं और इन्हीं तृतीयक श्वसनी जब आगे बढ़ती है तो उन्हें क्या कहते हैं, अपने श्वसनिका कहते हैं। याद रखिए, श्वसनिका के बारे में क्या लिखोगे कि जो तृतीयक श्वसनी है वो आगे चलकर एक नेटवर्क बना लेती है, इस फेफड़ों में एक जाल के रूप में बना लेती है, जिसे क्या कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं। और ये जो श्वसनिका है इसका जो अंतिम पार्ट है, श्वसनिका का जो लास्ट वाला सिरा है, जो कि आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है, देखिए, ये श्वास नली और ये हो गई श्वसनी। श्वसनी आगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी, और ये हो गई श्वसनिका, श्वसनिकाएं। और श्वसनिका का जो अंतिम सिरा है वो फूल के गुब्बारे रूपी रचना के रूप में इकट्ठा हो जाता है और उसे क्या कहेंगे, अपने कूपिका। क्या कहेंगे, कूपिका, या इंग्लिश में बोलेंगे एल्वियोली। कूपिका या एल्वियोली। जो और कूपिका है ये क्या है, श्वसन की क्रियात्मक इकाई है। श्वसन की कौन सी इकाई है,
क्रियात्मक इकाई है। कूपिका के बाद में जो वायु है वो कहाँ चली जाती है, रक्त केशिकाओं के अंदर जा। कूपिका के बारे में एक बात और याद रखनी है, जो कूपिका है वो किससे मिलकर बनी होती है, सल्की उपकला ऊतकों की बनी होती है। कूपिका किससे बनी होती है, सल्की उपकला ऊतकों की बनी होती है। और कूपिका के बाद जो ऑक्सीजन है वो किस में जाएगी, ब्लड के अंदर चली जाएगी। निचले श्वसन तंत्र का 5वां भाग क्या है, फेफड़े। फेफड़े इनको फुफ्फुस भी बोलते हैं या लंग्स। निचले श्वसन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग क्या है, फेफड़े। फेफड़े कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में ये होते हैं हल्के गुलाबी रंग के, और यदि व्यक्ति कोई धूम्रपान करता है तो उसके जो फेफड़े हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैक कलर में होते हैं। दूसरा है दाहिने फेफड़ा। जो दायां फेफड़ा है वो 3 खंडों में बंटा होता है। दायां फेफड़ा कितने खंडों में बंटा होता है, 3 खंडों में बंटा होता है। वह बायां फेफड़ा 2 खंडों में बंटा होता है। बायां फेफड़ा कितने खंडों में बंटा होता है, 2 खंडों में बंटा होता है। ये जो दायां फेफड़ा है वो लंबाई में, दायां फेफड़ा लंबाई में कम होता है, परंतु बायां फेफड़ा जो होता है वो लंबाई में अधिक होता है। बायां फेफड़ा क्या होता है, लंबाई में अधिक होता है। तो यह था निचला श्वसन तंत्र। अब है थर्ड भाग है श्वसन मांसपेशियां। तीसरा भाग क्या है, श्वसन मांसपेशियां। श्वसन तंत्र अपने 3 भागों में अध्ययन कर रहे हैं। पहला भाग किया ऊपरी श्वसन तंत्र, जिसमें नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वरयंत्र। उसके बाद निचला श्वसन तंत्र में आपने क्या पढ़ा, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और कूपिका। श्वसनिका और कूपिका या वायु कोष्ठक। अब है तीसरा श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियों में मुख्यतः क्या काम आता है कि जो ये फेफड़े हैं ये एक मांसपेशी पे टिका होता है। ये जो फेफड़ा है ये किस पे टिका होता है, एक मांसपेशियों पे टिका होता है, जिसे क्या कहेंगे, डायाफ्राम या मध्य पट। जिसे क्या कहते हैं, मध्य पट या डायाफ्राम। देखिए जो फेफड़े हैं वो एक मांसपेशी पे टिके रहते हैं। उस मांसपेशियों को क्या कहते हैं, डायाफ्राम। क्या कहते हैं, डायाफ्राम या फिर मध्य पट। श्वसन में मुख्य भूमिका ये मध्य पट ही निभाता है। मध्य पट का जैसे ही संकुचन होगा, मध्य पट में जैसे ही संकुचन होता है तो वायु क्या होगी, अंदर आएगी। वायु फेफड़ों के अंदर आती है, इनकी ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। और मध्य पट में यदि शीतलन होता है तो वायु कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। वायु बाहर, यानी कि जो CO2 है वो बाहर और वायु अंदर का मतलब ऑक्सीजन अंदर आती है। ये आपको याद रखना है कि जो यदि मध्य पट में संकुचन होता है तो वायु अंदर आएगी और मध्य पट में यदि शीतलन होता है तो वायु बाहर जाएगी। तो श्वसन मांसपेशियों में मुख्य भूमिका कौन निभाएगा, मध्य पट या डायाफ्राम, जो कहाँ होता है, अपने उदर यानी पेट और वक्ष के बीच में। चेस्ट और जो उदर है उसके बीच का जो भाग है उसके अंदर पाया जाता है और इसी के कारण जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ये थे 3 भाग। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका आपने। तो श्वसन तंत्र के तीनों भागों को एक बार देख लेते हैं कि जो श्वसन तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग में पहला भाग है ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र, इसमें कौन कौन से अंग आते हैं, नासिका, दूसरा मुख, ग्रसनी और स्वरयंत्र। नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वरयंत्र, ये 4 अंग आएंगे। उसके बाद है निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र में आपने क्या पढ़ा, श्वास नली मुख्यतः श्वसन, निचला श्वसन तंत्र
लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या आती है? श्वास नली, यानी इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ट्रेकिया, लगभग 5 इंच लंबी होगी, यानी लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी, और इसमें सी आकार के उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं। और इसकी जो उपकला होती है वो कैसी होती है? कूट स्तरीय स्तंभाकार उपकला से मिलकर बना होता है। श्वास नली आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाएगी, जिसे क्या कहेंगे? श्वसनी, यानी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई 3 तरह की होती है, यानी श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी। जब तृतीयक श्वसनी आगे बढ़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे अपने? श्वसनिकाएं। क्या बोलेंगे? श्वसनिकाएं, या इंग्लिश में ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। और जो श्वसनिकाओं का जो अंतिम सिरा है फेफड़े में, उसे क्या कहते हैं? कूपिका या वायु कोष्ठक या एल्वियोली। ये श्वसन की क्रियात्मक इकाई होती है। इसके बाद का जो किस में चली जाती है? रक्त में। अगला जो भाग है श्वसन तंत्र के, वो क्या है? फेफड़े या लंग्स। इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हल्के स्पंजी होते हैं, गुलाबी होते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं? ये एक पशु का पिंजर होता है, अस्थियों का एक पिंजर है पसलियों का, उसके बीच में ये सुरक्षित पाए जाते हैं, जो कि मध्य पट के ऊपर टिके रहते हैं। और उसके बाद में तीसरा जो भाग था वो क्या था? श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियां, इसमें आपने क्या पढ़ा कि जो डायाफ्राम है वो मुख्यतः भूमिका निभाता है। डायाफ्राम का अगर संकुचन होता है तो श्वसन की क्रिया, यानी कि श्वास अंदर ग्रहण किया जाता है, और डायाफ्राम का अगर शिथिलन होता है तो श्वास क्या है? बाहर छोड़ा जाता है। अब जो आपका एक टॉपिक बच गया वो क्या है? श्वसन की क्रिया विज्ञान। श्वसन की क्रिया विज्ञान, प्रश्न भी आ सकता है, श्वसन की क्रिया विज्ञान को समझाइए। तो एक टेक्निकल वर्ड आपको याद रखना है, ऋणात्मक दाब प्रवणता। ऋणात्मक दाब प्रवणता किसके बीच में बनेगी? वातावरण यानी कूपिका और रक्त के बीच में क्या बन जाती है? ऋणात्मक दाब प्रवणता। किसके बीच में बनेगी? वातावरण व रक्त के बीच में। जो रक्त केशिकाएं हैं, रक्त केशिकाएं, वातावरण और रक्त केशिकाओं के मध्य एक ऋणात्मक दाब प्रवणता बन जाती है। और वो ऋणात्मक दाब प्रवणता प्लस जो मध्य पट का संकुचन है, ऋणात्मक दाब प्रवणता और मध्य पट के संकुचन, इन दोनों कारणों से जो ऑक्सीजन है वो किस में चली जाएगी? फेफड़ों से रक्त के अंदर जाती है। यही क्या है? श्वसन की क्रिया विज्ञान है। तो ऋणात्मक दाब प्रवणता किसके अंदर? किसके मध्य? वातावरण यानी नासिका, और जो, या अपने इसको नासिका लिख सकते हैं, या फिर कूपिका और रक्त केशिकाओं के बीच में एक ऋणात्मक दाब प्रवणता और मध्य पट का जो संकुचन है। इन दोनों क्रियाओं के कारण वायु क्या आ जाती है? वातावरण से ग्रहण कर ली जाती है, यानी ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, और CO2 को वापिस त्यागा जाता है। तो यही क्या है? श्वसन की क्रिया विज्ञान है। इसके आधार पर जो श्वसन है वो कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। इसके आधार पर श्वसन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। पहला है बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन किसके बीच में होगा? आपको याद रखना है, कूपिका और रक्त केशिका के बीच में। किसके बीच में होगा? कूपिका व रक्त केशिकाओं के बीच में कौन सा श्वसन पाया जाता है? बाह्य श्वसन पाया जाता है। इसके फलस्वरूप जो ऑक्सीजन है वो किस में आ जाएगी? कूपिका से रक्त केशिकाओं में आ जाएगी, और CO2 है रक्त केशिकाओं से कूपिका में चली जाती है। दूसरा है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन ये किसके बीच में होता है? ये भी आपको याद रखना है। आंतरिक जो श्वसन है वो रक्त केशिका और ऊतकों के बीच में होता है। किसके बीच में होगा? रक्त केशिका व ऊतकों के मध्य होता है। रक्त केशिका व ऊतकों के बीच में जो श्वसन है वो आंतरिक श्वसन होगा। इसके द्वारा क्या होता है कि जो रक्त में कोशिका है वो ऊतकों तक पहुंचा दी जाती है, और ऊतकों से जो CO2 बनी थी, यानी ऑक्सीजन ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जो CO2 बनी है वो वापस रक्त केशिका में पहुंचा दी जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन को एक बार डायग्राम के द्वारा आप समझ लो। कूपिका
और रक्त केशिका। और इधर मैं यहाँ पर कोशिकाओं का एक समूह बना लेता हूँ जिसे क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह है, ये क्या है, उत्तक कहते हैं। तो देखिए बाह्य श्वसन क्या होगा, नासिका, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और लास्ट में कूपिका। ये क्या है, कूपिका। अभी बात कीजिए कि फेफड़ों के बाद जो ऑक्सीजन है वो किस में चली जाती है, रक्त में जाए। और ये क्या है, रक्त केशिका। जो रक्त वाहिनियां है वो आगे चलकर पतली पतली नलिका के रूप में हो जाती है। उन पतली नलिकाओं को रक्त केशिका कहेंगे। और ये है कोशिकाओं का जो समूह है उसको क्या बोलेंगे, उत्तक कहेंगे। तो यहाँ देखिए जो ऑक्सीजन है वो ऋणात्मक दाब प्रवणता और मध्यपट के संकोचन के कारण किस में आ जाएगी, कूपिका से रक्त केशिका के अंदर आ जाती है। तो यही जो श्वसन है वो क्या है, बाह्य श्वसन है। इस श्वसन को क्या बोलेंगे, बाह्य श्वसन। और अब देखिए कि जो ये ऑक्सीजन यहाँ आई रक्त केशिका में, तो रक्त के द्वारा वो कहाँ पहुंचा दी जाती है, कोशिकाओं तक पहुंचा दी जाती है। कोशिकाओं यानी कि कोशिकाओं के समूह यानी उत्तकों तक पहुंचाई जाती है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो रक्त केशिका से उत्तकों के मध्य आ रही है। तो ये कैसा श्वसन हो गया, आंतरिक श्वसन। कैसा श्वसन हो गया, आंतरिक श्वसन। और उत्तकों के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज है पहले से ही, उस ग्लूकोज को क्या है, जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बना, CO2, कुछ मात्रा में जल और ऊर्जा प्राप्त हुई। इसी ऊर्जा प्राप्ति के लिए अपने शोषण कर रहे हैं। और यहाँ जो CO2 है उसका शरीर में कोई उपयोग नहीं है, तो ये CO2 वापस कहाँ चली जाएगी, रक्त केशिकाओं में। और रक्त केशिकाओं से CO2 किस में जाएगी, कूपिका में। कूपिका में जाने के बाद जैसे मध्यपट में शीतलन होगा और ये किस में चली जाती है, वापस नासिका के द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है। तो आप ये याद रखना, जो बाह्य श्वसन है वो तो आंशिक दाब के कारण होता है। किसके कारण होता है, आंशिक दाब, जो दाब है उसके अंतर के कारण होता है। और जो आंतरिक श्वसन है वो विसरण क्रिया के कारण होता है। आंतरिक श्वसन किसके कारण होता है, विसरण क्रिया के कारण होता है। तो इस तरह से जो आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 का जो एक टॉपिक है श्वसन, मानव श्वसन तंत्र, वो पूरा होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।